हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं बीए सेमेस्टर 5 से काफ़ी महत्वपूर्ण विषय नई आर्थिक नीति, ये बीए सेमेस्टर 5 का डीएससी 1 पेपर है जिसके अंतर्गत हमें रूस का इतिहास पढ़ना है। प्रथम विश्व युद्ध तक रूस के इतिहास को अध्ययन करना है। इसी के अंतर्गत हमारा एक टॉपिक है नई आर्थिक नीति। तो प्रश्न में आपको नई आर्थिक नीति या लेनिन की नई आर्थिक नीति पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नई आर्थिक नीति का उद्देश्य श्रमिक वर्ग और कृषकों के आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना, नगरों और गांवों के समस्त श्रमजीवी वर्ग को देश की अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अर्थव्यवस्था के प्रमुख सूत्रों को शासन के अधिकार में रखते हुए आंशिक रूप से पूंजीवादी व्यवस्था को कार्य करने की अनुमति देना था। इसमें निम्न कार्यक्रमों की क्रियान्वित हुई। पहला, कृषि का पुनरुद्धार। रूस में किसानों ने नई आर्थिक नीति का स्वागत किया। वे बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने में लग गए। सर्वप्रथम कार्य यह किया गया था कि कृषकों को उनकी अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई और उनके स्थान पर कृषि का उत्पादन कर लिया जाने लगा। कृषकों को अपनी अतिरिक्त उपज को बाजार में बेचने और उससे अर्जित धन को अपने पास रखने की अनुमति दी गई। इससे फुटकर व्यापार भी आरंभ हो गया। यद्यपि विदेशी व्यापार पर से नियंत्रण नहीं हटाया गया। अब फुटकर व्यापारी बाजार में लाभ की दृष्टि से क्रय विक्रय करने लगे। 1924 में सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना आरंभ किया, अर्थात वहाँ की मुद्रा में कर लेना शुरू किया। यह परिवर्तन उस समय किया गया जब मुद्रा में स्थायित्व आ गया। कृषि क्षेत्र में हुए परिवर्तनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में दो क्रांतियां हुई। पहली क्रांति से भूस्वामी समाप्त हुए और दूसरी से व्यक्तिगत खेती के स्थान पर सामूहिक खेती स्थापित की गई। पहला परिवर्तन तो एक आदेश से प्रसारित कर देने से ही हो गया। सरकार ने आदेश जारी करके जमीन का राष्ट्रीयकरण कर दिया और यह सिद्धांत निश्चित कर दिया कि इसको किसानों में बांट दिया जाए। इस आदेश का अभिप्राय यह था कि अब जमीन पर किसी का व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं रहा, परंतु फिर भी जमीन रही व्यक्तिगत कब्जे में ही। भूस्वामियों के बेदखल करने का यह मतलब नहीं हुआ कि सारी जायदाद किसानों में बांटने के लिए मिल गई, क्योंकि इसमें से कुछ जमीन पहले ही किराए पर किसानों के कब्जे में थी, जैसे फ्रांस में 1789 की क्रांति से पहले थी, और इसका कुछ भाग कभी कभी रियासत के खेत के रूप में काम आता था। भूस्वामियों की जमीन किसानों में विभक्त कर देने का केवल इतना प्रभाव पड़ा कि किसानों के हाथों में जो जमीन पहले ही थी उसमें अब 1/3 की वृद्धि हुई, लेकिन उनकी स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। आबादी के बढ़ जाने और भूमिहीन किसानों के शामिल हो जाने से खेतों की संख्या 1,60,00,000 से बढ़कर 2,50,00,000 हो गई थी। इससे ज़्यादा भूमि प्राप्त होने पर भी प्रति व्यक्ति औसत भूमि 11 एकड़ के करीब थी। इस प्रकार प्रथम कृषि क्रांति ने व्यक्तिगत बड़ी बड़ी जमींदारियों को समाप्त की थी, किंतु कृषि के क्षेत्र में किए गए परिवर्तन से भी देश की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस परिवर्तन से पूर्व जमींदारों की जागीरों में इतना अन्न उत्पन्न होता था कि खाने के बाद उसका काफ़ी हिस्सा बाजार में बिकने के लिए आता था। रूस संसार का अन्न भंडार कहलाता था। अब आवश्यकता इस बात की थी कि बड़े पैमाने पर खेती की जाए, जिसमें वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाए। प्रथम कृषि क्रांति के 10 वर्ष पश्चात दूसरी क्रांति हुई, जिसने व्यक्तिगत किसानों से भूमि लेकर समूह के सुपुर्द कर दी। इस प्रकार की नीति अपनाने का दो उद्देश्य था। प्रथम तो बहुत से कम्युनिस्ट नेताओं को डर था कि कहीं उन पर मालदार कृषकों का एक नया पूंजीपति वर्ग उत्पन्न ना हो जाए जो पूंजीवादी सोसाइटी का नया आदर्श खड़ा कर दे, और ऐसे दल के होते हुए फिर कृषि प्रधान रूस देश सोशलिस्ट कॉमनवेल्थ ना माना जाए। इस नीति को अपनाने का दूसरा कारण यह था कि 1920 में रूस में अनाज की बड़ी कमी हो गई थी और सरकार को विदेशों से गेहूं मंगवाना पड़ा था और राशनिंग प्रणाली जारी करनी पड़ी थी। इस प्रकार अपने उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रूस ने कृषि का सरकारीकरण किया गया। दूसरा है कृषि का राष्ट्रीयकरण। रूस की सरकार कृषि के क्षेत्र में ड्योड़ा उत्पादन बढ़ाना चाहती थी।
इसके लिए स्टालिन ने दिसंबर 1927 को 15वीं पार्टी कांग्रेस में कृषि के राष्ट्रीयकरण एवं उसके सामूहिकीकरण के प्रस्ताव रखा। रूस में सरकारी फॉर्म खोलने का उद्देश्य तो मुख्यतः यह था कि देश की विस्तृत वीरान या ऊसर भूमि को खेती के काम के लाने का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाए। सामूहिक फॉर्म का निर्माण कई किसानों के खेतों को एक साथ मिलाकर सहयोग पूर्वक काम करना था। यह कार्य बड़ी तीव्र गति से हुआ। अपनी भूमि तथा कृषि के समस्त औजार छीन जाने से किसान, विशेषकर धनी किसान, बड़े असंतुष्ट हुए, किंतु सरकार ने निर्दयता के साथ उनका दमन किया। उनकी ज़मीन, कृषि, पशु, कृषि के औजार आदि छीन लिए गए। बहुत से किसानों को गोली से उड़ा दिया गया और कई लोगों को गांव से निकाल दिया गया। छोटे किसानों को भी सामूहिक फॉर्मों में सम्मिलित होने के लिए कई प्रकार से दबाव डाला गया। यह काम इतना तीव्र गति से हुआ कि 1929 से 30 के भीतर ही आधे से अधिक खेतों का सामूहिकरण हो गया, परंतु यह गति बहुत तीव्र थी। इससे एक और तो किसान विद्रोही हो गए, दंगे करने लगे, और दूसरी ओर सरकार इतने सामूहिक फॉर्मों के लिए आवश्यक संख्या में मशीनें उपलब्ध नहीं करा सकी। फिर 1937 ईस्वी तक 92% खेत, जो 2 करोड़ 20 लाख कृषक परिवार के अधिकार में थे, शामिल करके 2.5 लाख सामूहिक फर्म बना दिए गए। अब केवल 20 लाख कृषक परिवारों के पास अपने खेत बचे थे। तीसरा है सामूहिक खेती। सामूहिक फर्मों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहले वे फर्म जिनमें किसान अपनी भूमि सम्मिलित करके सामूहिक खेती करते थे और पैदावार को आपस में बांट लेते थे। जमीन तो सबकी शामिल रहती थी, परंतु कृषि उपकरण, पशु आदि किसानों के अपने ही होते थे। ऐसे फर्मों में केवल भूमि और श्रम का ही सामूहिकरण हुआ था। दूसरी प्रकार के फर्म अर्टेल कहलाते थे, जिनमें भूमि और श्रम के साथ पूंजी का भी सामूहिकरण कर दिया गया। तीसरे प्रकार के फर्म कम्यून कहलाते थे, जिनमें सभी वस्तुओं की सामूहिकरण कर दिया गया था। किसानों की कोई निजी संपत्ति नहीं थी। मकान, पशु और औजार सभी सम्मिलित सामग्री माने जाते थे। उन्हें सम्मिलित भंडार से अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त हो जाती थी। सामूहिक खेती की व्यवस्था द्वारा बोल्शेविक सरकार ने सामाजिकरण की ओर बहुत बड़ा कदम उठाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना अर्थात 1928 से 1932 के दौरान 1 करोड़ 50 लाख किसान परिवार 2,10,000 सामूहिक फर्मों में संगठित हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंत तक सारे रूस में सामूहिक कृषि प्रणाली विजयी हो चुकी थी। 1937 ईस्वी तक 1 करोड़ 85 लाख किसान परिवार सामूहिक फर्मों के सदस्य थे। इन सामूहिक फर्मों के पास 4,56,000 ट्रैक्टर, लगभग 1,29,000 हार्वेस्ट कंबाइन, 1,46,000 ट्रक और बहुत सारी दूसरी मशीनें थीं। इस प्रकार कठिनाइयों का विरोध के बावजूद सोवियत सरकार ने कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। अब सोवियत संघ बड़े पैमाने पर कृषि उत्पाद वाला देश बन चुका था। चौथा है निजी व्यापार का प्रचलन। युद्धकालीन साम्यवाद के समय में निजी व्यापार नाम मात्र का था। यह वस्तु विनिमय के द्वारा संचालित होता था। 1924 ईस्वी में किसानों की सरकार ने अनाज के स्थान पर रूबल में कर लेना आरंभ कर दिया। कर चुकाने के पश्चात जो अनाज शेष बचता था उसे किसान स्थानीय बाजार में बेच सकते थे। अब निजी व्यापार का प्रचलन आरंभ हुआ। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। यह सोचना कि किसानों का या छोटा उत्पादक मिलों दूर औद्योगिक क्षेत्र में जाकर अपनी उपज या खाद्य पदार्थ को बेच सकेंगे विवेकहीन बात थी। इसलिए राष्ट्र के अंदर निजी तौर पर व्यापार करना कानूनी बन गया। किसानों के निजी तौर पर व्यापार करने से नारकॉम्प्राड या पूर्ति मंडल का कृषि पदार्थों को एकत्रित और वितरित करने का अधिकार उससे छीन लिया गया। सहकारी संस्थाओं को नारकॉम्प्राड या पूर्ति मंडल से अलग कर दिया गया और उनकी व्यापारिक स्वायत्तता उनको वापस लौटा दी गई। ऐसा अनुमान किया जाता है कि नवीन आर्थिक नीति के प्रारंभिक वर्षों में औद्योगिक पदार्थों की तत्कालीन लगभग आधी मांग निजी व्यापारों के बाजार से पूरी होती थी। पांचवा है उद्योगों का राष्ट्रीयकरण। युद्ध सामग्री और उत्पादन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आवश्यक था कि औद्योगिकरण तेजी से किया जाए, किंतु दुर्भाग्य से रूस के पास बहुत कम भारी मशीनें थी। उधार लेना मुश्किल था और जहां भी थोड़ा बहुत उधार लिया गया उसको लौटाने की शर्तें काफ़ी कठिन थी। स्टालिन रूस को मशीन आयात करने
वाले देश से मशीन निर्माण करने वाले देश बनाना चाहता था। योजनाओं को बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा गया जिससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे। साथ ही सोवियत संघ पूंजीवादी देशों के आर्थिक और यांत्रिक स्तर के समकक्ष पहुंचकर विश्व के सम्मुख एक ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत कर दे कि समाजवाद ने पूंजीवादी व्यवस्था पर विजय प्राप्त कर लिए। नवंबर 1970 में शक्ति प्राप्त करने के पश्चात बोल्शेविक सरकार ने एक आदेश प्रसारित करके कारखानों पर से पूंजीपतियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया और उनका संचालन मजदूरों की एक प्रबंध समिति को सौंप देने का निर्णय लिया। ये प्रबंध समितियां माल की उत्पत्ति, कच्चे माल का क्रय, तैयार माल का विक्रय, माल का संभाल और धन का प्रबंध ये सभी कार्य करती थीं। इन कमेटियों का निर्वाचन कारखाने में काम करने वाले मजदूर करते थे। जिन पूंजीपतियों के से उद्योग छीने गए उन्हें हर्जाने के तौर पर कुछ भी नहीं दिया गया। जिस तरह जमीन पर से जमींदारों के स्वामित्व का अंत कर दिया गया, वैसे ही व्यवसाय और कारखानों पर से पूंजीपतियों का स्वामित्व समाप्त कर दिया गया। ये प्रबंध समितियां उद्योग की सफलतापूर्वक संचालन नहीं कर सकी। बोल्शेविक सरकार ने नई आर्थिक नीति में राष्ट्रीयकरण के साथ साथ पूंजीवादी व्यवस्था भी स्थापित करने का निर्णय लिया। जिन छोटे छोटे कारखानों या औद्योगिक इकाई में 20 से कम मजदूर काम करते थे, उन व्यवसायों को उन मालिकों के हाथों में ही रहने दिया गया। इन छोटे पूंजीपतियों को अपने उत्पादन को बेचने की भी स्वतंत्रता दी गई। बड़े उद्योगों का नियंत्रण सरकार ने अपने पास रखा क्योंकि उत्पादन की व्यवस्था में आंशिक विकेंद्रीकरण किया गया। बोल्शेविक सरकार ने व्यवसाय का संचालन करने के लिए प्रत्येक औद्योगिक इकाई में सरकारी प्रतिनिधि नियुक्त किया। एक ही व्यवसायों के कारखानों को एक सूत्र में संगठित किया गया। उदाहरणार्थ कपड़ों की सभी मिलों को मिलाकर एक केंद्रीय संस्था के अधीन किया गया जिसमें सिंडिकेट या ट्रस्ट कहते थे। इस सिंडिकेट की ओर से प्रत्येक मिल को यह सूचित किया जाता था कि उसे कितनी कपास दी जाएगी, कपास की कीमत क्या होगी, मजदूरों को कितनी मजदूरी दी जाएगी और उसे क्या माल तैयार करना है। इससे मिलों में प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त हो गई। इस तरह सिंडिकेट लोहा, कागज, इस्पात, चीनी, रासायनिक द्रव आदि के उद्योगों में भी बनाई गई। विभिन्न सिंडिकेटों को मिलाकर एक केंद्रीय व्यवसाय संस्थान की रचना की गई ताकि विविध व्यवसाय सहयोग से अपना विकास कर सके। नई औद्योगिक नीति के परिणाम स्वरूप रूस के उद्योग धंधों का कायाकल्प हो गया। कोयला का उत्पादन जो 1922-23 में 1 करोड़ 15 लाख टन था, वह 1925-26 में 2 करोड़ 45 लाख टन बढ़ गया। इस अवधि में सूती वस्त्रों के उत्पादन भी दोगुना हो गया। खनिज तेलों के उत्पादन को भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। सोवियत सरकार ने बड़े उद्योगों, विशेष रूप से भारी उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया। पुराने कारखानों का पुनः निर्माण किया गया और कुछ नए कारखाने आरंभ किए गए। छठा, मुद्रा सुधार की एवं व्यवस्था। नई आर्थिक नीति के अंतर्गत जो प्रगति हुई, इसका आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता आई, जिससे मुद्रा प्रणाली में भी सुधार करना संभव हो सका। किंतु गृह युद्ध के कारण देश की मुद्रा का पूरी तरह से अवमूल्यन हो चुका था। अतः 1922 ईस्वी में शासकीय बैंक चेबोनेट्स बैंक नोट जारी करने का लिए प्राधिकृत किया गया। 1924 ईस्वी में मुद्रा प्रचलित करके रूबल की विनिमय दर स्थिर बना दी गई। व्यवसाय के लिए धन की आवश्यकता 3 साधनों द्वारा की जाती थी। मुनाफे में जो रकम रिजर्व फंड में डाली जाती थी उसे व्यवसायों की उन्नति के लिए प्रयोग में लाया जाता था। सरकारी बैंक के कर्ज कारखानों को दिए जा सकता था और राज्य की ओर से सहायता देने की व्यवस्था भी की गई। नई आर्थिक नीति के अनुसार कारखानों को जो लाभ होता था उसका निश्चित भाग सरकार प्राप्त करती थी। एक भाग कारखानों को अपने रिजर्व फंड में रहता था और शेष मजदूरों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य भलाई के कार्यों के लिए व्यय किया जाता था। अब रूस में व्यवसायों का संचालन लाभ के उद्देश्य से नहीं होता, अपितु देश की उन्नति, सार्वजनिक हित और श्रमिकों के कल्याण को लक्ष्य मानकर किया जाता था। औद्योगिक उन्नति के लिए साम्यवादी दल की एक शाखा प्रत्येक कारखाने में स्थापित की जाती थी। इस शाखा की स्थापना के पीछे उद्देश्य यह था कि कारखानों में कोई मजदूर, शिल्पी, तकनीकी कर्मचारी बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध किसी तरह का प्रचार न कर सके। यह कार्य उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक था ताकि सभी कर्मचारी नियंत्रण में रहकर उत्पादन वृद्धि में अपनी शक्ति लगा दें। इस प्रकार सरकारी तथा मजदूरों का नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। इससे देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। प्रथम योजना के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र द्रुत गति से प्रगति हुई। खनिज तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काकेशस में ग्रोजनी से तुआस्प बंदरगाह तक, एक बाकू से बाटुमी तक पाइपलाइन बिछाने का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया गया। कोयले, लोहे, इस्पात, चीनी का उत्पादन योजना द्वारा निर्धारित समय में पूरा किया गया। खानों और बिजली घरों का पुनरुद्धार भी उत्तरोत्तर तीव्र गति से होने लगा। फलस्वरूप 1923 ईस्वी में राजकीय औद्योगिक संगठन 1920 के मुकाबले 3 गुना अधिक
माल उत्पादित करने लगे। इसी कारण 1925 में सोवियत संघ की सर्वोच्च राष्ट्रीय अर्थ परिषद की अध्यक्षता फेलिक्स दजेर्जिस्की ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में दिखाया गया यह पराक्रम हमारे मजदूरों और किसानों द्वारा युद्ध के मोर्चे में दिखाए गए पराक्रम से किसी भी प्रकार से भिन्न नहीं था। 7वां पॉइंट है छोटे उद्योगों की विशेष छूट। रूस के सभी उद्योग सरकारी नियंत्रण में थे। बड़े बड़े उद्योग जैसे रेल, खान आदि पर सरकार का पूर्ण अधिकार नियंत्रण था। कुछ छोटे उद्योगों का विराष्ट्रीकरण किया गया था। 1922 ईस्वी में 4000 उद्योग का लाइसेंस जारी किया गया। विदेशी कंपनियों को भी कई रियायत देकर वहां उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बहुत से छोटे व्यवसाय व्यक्तिगत अधिकार में थे। इन निजी कारखानों को औसतन 2 व्यक्ति काम करते थे और कुल उत्पादन का 5% भाग ही निर्मित होता था। 8वां पॉइंट है श्रम एवं मजदूर संघ नीति। नवीन आर्थिक नीति के लागू होने से जबरन श्रम करवाने और बराबर वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। युद्धरत साम्यवाद में सरकार औद्योगिक श्रमिक संगठन श्रमिकों को राशन और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाती थी, लेकिन नवीन आर्थिक नीति के अंतर्गत जब श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा भी दी जाने लगी, जिससे अब निजी व्यापार बढ़ गया। औद्योगिक श्रमजीवियों को अपने आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को स्वयं जुटाना पड़ता था और जिसके लिए उनकी आमदनी काफ़ी कम थी। समाजवादी औद्योगिक व्यवस्था में मजदूरों का महत्वपूर्ण स्थान हो गया था, अतः उद्योगों पर त्रिकोण नियंत्रण स्थापित किया गया था, जिसके अनुसार प्रत्येक कारखानों में एक प्रबंधक होता था जो उसके काम को संचालन करता था। एक पार्टी की समिति भी होती थी जिससे कम्युनिस्ट दल के सदस्य हुआ करते थे। साथ ही एक फैक्ट्री कमेटी होती थी जो ट्रेड यूनियन का प्रतिनिधित्व करती थी। उद्योगों के त्रिकोण नियंत्रण पर व्यापार संघ का कोई नियंत्रण नहीं था। इस व्यवस्था से कारखानों पर चाहे मजदूरों का नियंत्रण हो ना हो, लेकिन नियंत्रण उसके हित को ध्यान में रखकर किया जाता था। 1922 की श्रमिक संहिता द्वारा मजदूरों को कई लाभ दिए गए, जैसे कि प्रतिदिन 8 घंटे काम करना, 2 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश, सामाजिक बीमा लाभ जैसे बीमारी के दौरान वेतन, बेरोजगारी वेतन और चिकित्सा लाभ शामिल थे आदि। लेकिन इस रोजगारोन्मुख संहिता से अधिकांश मजदूरों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ। नवीन आर्थिक नीति, जिसको लेनिन ने मिलीजुली परिवर्तनशील व्यवस्था और राजकीय पूंजीवाद की संज्ञा दी थी, कि ह्रास की तिथि स्पष्ट नहीं बताई जा सकती है। यह नीति 1925 में अपने चरम सीमा तक पहुंच गई थी। बोल्शेविक पार्टी ने 1929 में औपचारिक तौर पर इसका परित्याग कर दिया। कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति ने प्रथम महायुद्ध और क्रांति के समय तथा गृह युद्ध की अवधि में हुए विनाश से अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही सुधारने में बड़ी मदद की। इस प्रकार हमारा यह विषय नवीन आर्थिक नीति यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।